हेलो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं और जिसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम जो थे मेल और फीमेल के उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहला फेज जो आपको रिप्रोडक्शन के 4 फेज बताए थे, कौन सा? गैमेटोजेनेसिस, उसकी अपन बात करेंगे। क्या है गैमेटोजेनेसिस? अपन सिंपली कहें तो जो गोनाड्स हैं, उन गोनाड्स के अंदर जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स होती हैं, याद होगा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थी टेस्टिस की, टेस्टिस गोनाड है और उसके अंदर जर्म सेल्स थी। उन जर्म सेल्स से हैप्लोइड स्पर्म बनना, ठीक है ना। और ऐसे ही ओवरी के अंदर जो कॉर्टिकल पार्ट था उसका, उस कॉर्टिकल पार्ट के अंदर जो जर्म सेल्स थी जर्मिनल एपिथेलियम की, उससे ओवा का बनना, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स, ठीक है ना। एंड द हैप्लोइड विच विल फॉर्म कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे। वो जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे, यानी कि दे विल हैव द वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस आज अपना ये टॉपिक है। ठीक है, और इसको अपन ने क्या कहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, किसके बनने की प्रोसेस? गैमेट्स की, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट्स फ्रॉम अनडिफ्रेंशिएटेड डिप्लॉइड जर्म सेल्स। कहां पे? इन द गोनाड्स। गोनाड्स को यहां पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गोनाड टेस्टिस, और फीमेल गोनाड जो है वो क्या है? व्हाट? ओवरी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर जर्म सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है यहां पे, जिनसे क्या बन रहे हैं? गैमेट बन रहे हैं। तो अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि जर्म सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कहां पे होती है? तो देखिए, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स किसी भी पर्टिकुलर मेल या फीमेल के अंदर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी स्वयं की एम्ब्रियोनिक अवस्था में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम से होती है। इन बोथ मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स जो हैं उनको बनाने वाली कौन? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो कहां पे बनेंगी? गैमेट्स बनाने वाली सेल्स कौन सी? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। उन प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स की फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक अवस्था में किससे होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम बिलो द एलेंटोइस। एलेंटोइस और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम जब अपन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे उस समय तुम्हारे सामने आ जाएगा, अभी यही ध्यान में रखें। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम से होती है, और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम से बनने वाली प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक के द्वारा होते हुए ट्रांसफर होती हैं किसके अंदर? गोनाड्स के अंदर। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की जो लेयर है, आप ये समझ लीजिए, उसकी जो फॉर्मेशन है वो स्वयं टेस्टिस या ओवरी में नहीं हुई है। वहां पे वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहां से बनकर के ट्रांसफर होकर के आई हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम से, और वहां से वो सेल्स बनी और बन करके फिर कहां पे ट्रांसफर हुई हैं? गोनाड्स के अंदर। तो गैमेट्स जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो बनते किससे हैं? जो अभी अपन ने बताया, मेल एंड फीमेल गैमेट किससे बन रहे हैं बेटा? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो गोनाड्स के अंदर, ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, इन दोनों में कहां से बनकर के आई हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनी कौन? PGCS
और प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू किसके अंदर ट्रांसफर हुई, प्रिमिटिव स्ट्रीक से होते हुए, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगा उस समय ये चीज़ें आएंगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ये कहाँ पे ट्रांसफर हुई, इन गोनाड्स के अंदर, और ये इन्होंने लेयर बना ली है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स की लेयर बन गई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन गई और ये ओवरी में बन गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि पीजीसीएस जो है वो आउटसाइड द गोनाड बनती हैं। कब, जैसे ये अपनी सिंपली यूँ देख लीजिए कि ये मान लीजिए एक शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है उससे ये बन करके आएंगी कहाँ पे, गोनाड्स के अंदर, पीजीसीएस। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एक लेयर होती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, ठीक है ना, उनसे ही अपन कंप्लीटली बने हैं। तो एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम जो है उसमें एक पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम बनती है, उसकी जो सेल्स हैं उनसे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बनकर के कहाँ पे आती हैं, गोनाड्स के अंदर आती है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है आपको ध्यान में रखना है कि पीजीसीएस की उत्पत्ति स्वयं गोनाड में नहीं होती है, इनकी उत्पत्ति आउटसाइड द गोनाड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से फिर वो ट्रांसफर होती है कहाँ पे, गोनाड्स के अंदर, और फिर वो पीजीसीएस जो है वो क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर, टेस्टिस में, और ऊगोनिया किस में बेटा, ओवरी में। स्पर्मेटोगोनिया से फिर क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्म। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा, स्पर्म। ऊगोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म। तो वो ओवा, तो वो ओवा और स्पर्म बनने की प्रोसेस है वो तो गोनाड्स में होगी, लेकिन उनको बनाने वाली जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो बाहर से बन करके आई है, गोनाड में नहीं बनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी रिमेंबर। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ द ह्यूमंस के केस में वो कौन से एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द नेम ऑफ हार्मोन विच स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, हार्मोन स्टिमुलेट process of gametogenesis, then your answer will be beta follicular stimulating hormone या follicle stimulating hormone FSH, that is very important। ठीक है, दूसरा कई बार विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो विटामिन बताइए जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, या उनके अभाव में क्या होगा, स्टेरिलिटी हो सकती है, या उनके अभाव में जो गैमेट्स हैं वो वीक, अपन ये कह सकते हैं बनेंगे या लेस एक्टिव बनेंगे। तो योर आंसर वो पर्टिकुलर विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी से गैमेट कैसे होंगे, अपन ये कह सकते हैं नॉन फर्टाइल होंगे, स्टेराइल होंगे, यानी कि वो फ्यूजन के योग्य नहीं होंगे। ठीक है ना, तो वो कौन सा है, स्टेरिलिटी कॉजिंग, कौन, विटामिन ई, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा आप ध्यान में रखें विटामिन ए, ये दोनों पर्टिकुलर उस आदमी में या महिला में अच्छे होने जरूरी हैं, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए इनकी, क्योंकि इसके ए की कमी से फिर क्या होगा, वीकनेस एंड लेस एक्टिवनेस इन गैमेट्स। डेफिशिएंसी जो है इनकी कमी ये कॉज करेगी। तो वी हैव टू बी रिमेंबर दिस वन आल्सो। ओके, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, सिंपली सब जानते हैं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो अगर अपन गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो इजीली वी कैन कन्वर्ट या डिवाइड इन द 2 टाइप्स। ठीक है ना, पहला स्पर्म्स की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, वो क्या कहलाएगी बेटा, oogenesis।
ठीक है, ये दो पर्टिकुलर टाइप हैं। इन दोनों टाइप्स के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो हैं, उन दोनों के अंदर जो फेज हैं वो 3 फेजेज हैं। दोनों प्रोसेस होने में 3 फेज होती हैं, और वो 3 फेज दोनों में देखने को मिलेंगी अपने को। एक कहलाती है बेटा, फर्स्ट फेज कहलाती है मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें गैमिट बनाने वाली जो सेल है, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वो जिससे क्या बनेंगे स्पर्म, और ऊगोनिया वो जिससे क्या बनेगा ओवा। वो सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं संख्या में, नंबर बढ़ते हैं उनके माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा गैमिटेंजिया जो सेल हैं, गैमिटेंजियल सेल का मतलब कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया जो सेल हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं किसके अंदर, नंबर में। ठीक है ना, डिवीजन का टाइप उनमें माइटोटिक रहेगा। दूसरा है ग्रोथ फेज। इसमें वो पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया अपने न्यूक्लियस के कंटेंट और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल करता है या डुप्लीकेट करता है या उसको इंक्रीज करता है। अर्थात उसमें वो पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया स्पर्मेटोसाइट और oocyte में, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है, साइज में बढ़ेगा। कारण वो अपने अंदर के मटेरियल को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। एंड देन द लास्ट फेज इज मैच्योरेशन। ठीक है, इस फेज के अंदर अपन ये कह सकते हैं मियोटिक डिवीजन के द्वारा, मियोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म और यहाँ पे ओवा। और चूंकि मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो बनने वाली ये स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे, जबकि यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte से केवल एक एग बनेगा। ये एक डिफरेंस होगा जो आगे अपन डिस्कस भी करने वाले हैं। तो लेकिन ये तीनों फेज दोनों के अंदर मिलेंगी आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मिलेंगी और oogenesis में भी मिलेंगी, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले अपन लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। द फर्स्ट टाइप ऑफ द गैमेटोजेनेसिस जो आज अपन लेकर के चल रहे हैं वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, जो अब कहाँ आ चुकी हैं, याद है ना आप कहाँ हैं, वो टेस्टिस में। और टेस्टिस के अंदर भी जो यूनिट है वो कौन सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होंगी, और फिर ये जो 3 फेज हैं उनसे गुजरते हुए क्या बनाएंगी, स्पर्म। तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। इजीली अपन इसको ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच व्हाट इज इन टेस्टिस और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म, स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, या स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दिस प्रोसेस विल टेक 74 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में यानी कि स्पर्म के बनने में हाउ मेनी डेज विल बी टेकन, 74 डेज लगते हैं टोटल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, 74 डेज। दूसरी चीज़, ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, टेस्टिस। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि एस्केरिस जो है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, देन योर आंसर विल बी नॉट द टेस्टिस। वो एक्सेप्शनली वहाँ पे इन एस्केरिस अगर अपन बात करें तो वहाँ पे सेमिनल वेसिकल में होती है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है ना, कारण सेमिनल वेसिकल की भी जब स्ट्रक्चर बताई थी आपको तो उस समय मैंने बताया था कि सेमिनल वेसिकल जो होता है उसमें भी जर्मिनल एपिथीलियम पाई जाती है। ठीक है ना, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स वो सीमन का पदार्थ क्या करती है, सिक्रीट करती है। लेकिन एस्केरिस के अंदर सेमिनल वेसिकल के अंदर ही किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कहाँ पे हो रही है? टेस्टिस में हो रही है। और हाउ मच टाइम इट विल टेक? 74 डेज। ठीक है। अब नेक्स्ट oogenesis की जो प्रोसेस है, oogenesis की जो प्रोसेस है वो किसी भी फीमेल के अंदर उस समय स्टार्ट हो जाती है जब वो फीमेल अपने माँ के पेट में होती है, यानी कि अपनी एम्ब्रियोनिक अवस्था में होती है, तभी से उसमें स्टार्ट हो जाती है, जैसा कल भी अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन इन केस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि दिस विल बी इनिशिएटेड इन द मेल टेस्टिस विद द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स ऑन बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है ना। जुवेनाइल फेज से वो कौन सी अवस्था में आ गया? प्यूबर्टी, वेस्ट अवस्था जिसको अपन कहते हैं, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी वगैरह आना। ठीक है ना। यानी कि 13-14 साल की उम्र में जब वो कोई मेल आ गया है तो वो उसकी प्यूबर्टी अवस्था का क्या है? बिगिनिंग है। तो उस बिगिनिंग के अंदर उसके अंदर क्या होगा? टेस्टिस के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो हैं, अभी बताया था मैंने, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो हैं उनसे क्या बनना प्रारंभ हो जाएंगे? स्पर्म, यानी कि इट विल कंप्राइज द एंटायर प्रोसेस इन विच द स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्मिंग द स्पर्म सेल्स बना रहे हैं, वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। क्या होता है उस समय? देखिए, गोनाड के अंदर जो कॉर्ड्स है जिनको आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, वो पहले कॉम्पैक्ट होती हैं। ठीक है ना। सॉलिड अवस्था में होती हैं। कब तक? जुवेनाइल फेज तक। ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर जो कॉर्ड्स का मतलब नलियां हैं, वो जुवेनाइल फेज तक कौन सी अवस्था में होती हैं? सॉलिड अवस्था में। ध्यान से सुनना। उसके बाद में वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या कॉर्ड्स हैं, वो अंदर से खोखली होना शुरू होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनमें लूमन अवकाश पैदा होता है। ये वो एरिया है जहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम और स्पर्म की डिफरेंट डेवलपिंग फेज हैं, और ये बीच में कौन थी? लूमन। अगर आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाई थी तो अंदर से ये लूमन बनना शुरू हो जाएगी उनके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे दो फैक्टर होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे। एक तो ये पर्टिकुलर कॉर्ड्स टेस्टिस में हैं तो ये डिसेंड रहनी चाहिए, यानी कि स्क्रोटल सैक में रहनी चाहिए, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरा प्रेशर, क्योंकि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का स्प्लिट होना आवश्यक है। ध्यान से सुनना। तो दो पर्टिकुलर चीजें हैं, एक एलिवेटेड प्रेशर एंड दूसरा लोअर टेम्परेचर, ये जरूरी है। और इसीलिए टाइटनेस आएगी। ठीक है ना। स्क्रोटल सैक के अंदर एलिवेटेड प्रेशर और दूसरा जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या है? लोअर टेम्परेचर। ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इज दिस क्लियर? अब देखिए, पूरी प्रोसेस को अगर अपन देखें तो एक लाइन डायग्राम के द्वारा हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को समझें तो वो कैसी है। देखिए, सिंपली आप याद कीजिए, टेस्टिस में कौन है बेटा? बताओ मेरे को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत सिंपल टॉपिक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनमें क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। अरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसके अंदर कौन सी सेल्स हैं जो एम्ब्रियोनिक अवस्था में डेवलप हो गई थी और वो गोनाड में आई हैं? कौन सी? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं उनके साथ एक और लंबी साइज की सेल्स हैं। कौन सी? याद कीजिए, सर्टोली सेल्स। ठीक है। अब ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो क्या करेगी बेचारी? वो डिफ्रेंशिएट होगी अब किसके अंदर? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर डिफ्रेंशिएट होगी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। कुछ सेल्स जो हैं वो वापस नए स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी और कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज में बढ़ेंगे, और साइज में बढ़ करके वो क्या बनाएंगे? प्राइमरी, बोलो तो
स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, अब उसके अंदर क्या स्टार्ट होगा, देयर विल बी द डिवीजन दैट इज कॉल्ड द मियोसिस, और वो भी कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चूंकि किससे गुजर चुका है, मियोसिस के बाद में बना, तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उससे बनेंगे बेटा राउंडेड स्ट्रक्चर बनेंगी 4, जिनको आप कहेंगे स्पर्मेटिड। ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, और इस नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर का कन्वर्जन होगा किसके अंदर, मोटाइल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको अपन कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। व्हाट वी कॉल दैट, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो कंडीशन है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसको बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होंगी, राउंड, हैप्लॉइड। और ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो किसमें, एक फिलामेंटस या फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। वो जो कन्वर्जन फेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 2 फेज हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक, स्पर्मेटिड के बनने तक की जो अवस्था है, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ मोटाइल स्ट्रक्चर बनने तक की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सेल जो है इसका तो फ्यूचर अपने को क्लियर हो गया कि ये काम है। दूसरी और कौन सी सेल है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या कर रही है, देखिए सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में डेवलपिंग स्पर्म डूबे हुए होते हैं, और जो ही वो डेवलप हो जाते हैं तो सर्टोली सेल से निकल करके फिर वो लूमन में आ जाते हैं, जो अभी मैंने बनाई। किसकी लूमन, अरे किसकी लूमन, ये जो लूमन थी, और इसमें यहाँ पे अपन ने स्पर्म दिखाए थे, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं उसकी लूमन में आ जाते हैं मैच्योर होकर के। क्लियर है ना, और उस लूमन से फिर वो बहते हुए निकलेंगे, फिर किसमें, याद होगा आपको, ट्यूबुलाई रेक्टाई, देन रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, याद है वो पाथ, वो यूं चलेंगे फिर। तो ये सर्टोली सेल क्या कर रही है, इसका मतलब एक तो ये क्या कर रही है बेटा, न्यूट्रिशन दे रही है किसको, डेवलपिंग स्पर्म्स को। एक तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा इनका काम और है जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स। प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स कैसे, बॉडी के अंदर और खुद टेस्टिस के अंदर बाकी की जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, और बनने वाले स्पर्म कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो बॉडी के अंदर कैसी सेल्स बनी है, अरे पूरी बॉडी की सेल डिप्लॉइड हैं, और पहली बार ये जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तब बॉडी के अंदर ये बनने वाली सेल्स डिप्लॉइड की बजाय कौन सी बन रही हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो क्या ये बॉडी के लिए नया एक्सपीरियंस है या नहीं है, और नया एक्सपीरियंस है बॉडी के लिए, नए प्रकार की सेल बनी है, तो क्या बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, अरे बोलिए। तो यहां पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम कर रही है कौन, सर्टोली सेल। कैसे, टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करके, जो बताया था मैंने आपको, ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिसमें ये सेल्स को आइसोलेट करती हैं, याद होगा तो टाइट जंक्शन बना करके, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा, सर्टोली सेल्स के द्वारा AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मेल के अंदर फीमेल डक्ट का फॉर्मेशन होने को रोकेगा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। और चौथा, इनहिबिन बताया था आपको, जो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस देती है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड FSH के सिक्रेशन को कम करती है, और FSH का सिक्रेशन कम होगा तो फॉलिकुलर स्टेज आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस सक्सेस नहीं होगा, उसको रोका जाएगा। तो इनहिबिन, ठीक है ना। और द इंपॉर्टेंट वन, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
सर्टोली सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। चौथा जो काम है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन की जाएगी किसके द्वारा? बाय द सर्टोली सेल। आप कहोगे इसका काम क्या है बेटा? सुनिए मेरी बात, स्ट्रक्चर पढ़ करके आए हैं अपन, ये सर्टोली सेल्स थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, याद है? और यहाँ ये स्पर्म बन रहे थे जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये स्पर्म बन रहे थे, लूमन में आ रहे थे। समझ रहे हो? तो बीच बीच में कौन सी सेल्स थी? लीडिंग सेल्स थी क्या, जो क्या बना करके भेज रही थी? टेस्टोस्टेरोन। तो इस टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने का काम करती हैं, ये मेंटेन करती हैं किसकी कंसंट्रेशन को? मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ, अरे एंड्रोजन कौन सा है? एंड्रोजन का नाम क्या है यहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन बनाए रखने का काम करती हैं कौन? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका भी सिक्रीशन किसने किया है? दैट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द, वी कैन से, हु इज सिक्रीटिंग दैट? दैट इज सिक्रीटेड बाय द सर्टोली सेल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सर्टोली सेल्स जो है उनके सिक्रीशन की प्रोसेस जो है उसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है? ठीक है, अब देखिए, ये तो एक आउटलाइन आपको मैंने बता दी है किस प्रोसेस की? स्पर्मेटोजेनेसिस की। डायग्रामेटिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे इसके सोल्व करेंगे आप? सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, इजी वे में आप कर लोगे इसको, मुझे पता है, ठीक है? जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी हैं? देखिए डायग्रामेटिकली अगर अपन इसको, ये कौन सी सेल्स हैं बेटा? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं। कैसी हैं वो? डिप्लॉइड। कौन सी सेल्स हैं बेटा? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? ये क्या होंगी बेटा? डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होकर के ये क्या बना रही हैं? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। टाइप ए का मतलब क्या है? ध्यान से सुने, ये सीधे स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग नहीं लेंगे, सीधे के सीधे कौन? स्पर्मेटोगोनिया ये बनाया। कैसा है? डिप्लॉइड। ये माइटोटिकली डिवाइड होगा और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया को बढ़ाना भी यहाँ पे लगातार बने रहने के लिए जरूरी है। तो ये यहाँ पे माइटोसिस हुई, ठीक है? कुछ स्पर्मेटोगोनिया फिर से नए स्पर्मेटोगोनिया बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और ये जैसे 1 से 2 बने तो एक जो है वो स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी कहलाएगा। ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। ए डायरेक्टली भाग नहीं ले रहा, कौन लेगा? बी। और ये यहां तक की जो फेज थी जिसमें ये संख्या बढ़ी किसकी? स्पर्मेटोगोनिया की, इसको आप क्या कह रहे हो बेटा? मल्टीप्लीकेशन फेज। 3 फेज बताई थी ना आपको, दिस इज द फर्स्ट वन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। ध्यान में रखना आपको ये। अब देखिए ये साइज में बढ़ेगा, कौन सी फेज आएगी? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर फिर से मैं बता रहा हूं, डीएनए डुप्लीकेट होगा, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है? रहेगा कैसा? ये डिप्लॉइड ही रहेगा। साइज बढ़ रही है केवल इस सेल की, और ये जो बढ़ी हुई साइज वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कौन सी फेज हो गई यहां तक बेटा? दैट विल बी कॉल्ड ग्रोथ फेज। व्हाट वी कॉल दिस? ग्रोथ फेज। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये इंटर करेगा मैच्योरेशन के अंदर, मैच्योरिटी फेज के अंदर, मैच्योरेशन फेज के अंदर। क्या होगा इससे? देखिए, इससे आगे का डायग्राम ये होगा अपना। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगी, ठीक है? तो मियोसिस फर्स्ट होगी तो 2 सेल बनेंगी, लेकिन चूंकि मियोसिस हुआ तो वो कैसी बनेंगी? हैप्लॉइड। दीज सेल्स आर कॉल्ड, इनको अपन कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
व्हाट वी कॉल देम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनके अंदर अब क्या होगी बेटा, देयर विल बी द मियोसिस सेकेंड, 1 से 2, इस 1 से ये 2 बन गई, ये 1 से 2, दिस वन, क्या बन गए, 4 सेल बन गए। ये जो राउंडेड सेल बने हैं, पहले वाली बातों को जोड़ते जाइए, क्या कहलाएंगे, स्पर्मेटिड, व्हाट वी कॉल देम स्पर्मेटिड। एंड अब ये स्पर्मेटिड कौन सी प्रोसेस, यहाँ तक की प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब होगी स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें शेप में चेंज आएगा, अभी अपन पढ़ने वाले हैं स्पर्मियोजेनेसिस को। इसके बाद क्या बनेंगे, मोटाइल स्पर्म बनेंगे, जिनको आप क्या कहोगे, स्पर्मेटोजोआ, व्हाट वी कॉल देम स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है। ये जो फेज है यहाँ तक की, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मैच्यूरेशन फेज, दैट्स ऑल। ये 3 फेज। तो नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, स्पर्मेटिड से क्या बनना, स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल है, बहुत इजीली है। यहाँ तक का क्लियर है, ये डायग्राम इसी के नीचे जुड़ता जाएगा, ठीक है। पहली फेज जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया नंबर में बढ़ते जा रहे हैं, वो कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर एक स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे देखिए अपन देख रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएट हुआ, साइज में बढ़ा, और डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाया उसने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ध्यान में रखना ये, ठीक है। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होना है, वही चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं इसमें, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल गोल्जी बॉडी की मात्रा बढ़ रही है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि वही जो आप सेल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं, G1, S और G2 अवस्थाएं के बारे में जो अपन बातें करते हैं, यानी कि सिंथेटिक फेज है, ग्रोथ फेज है, जिसके अंदर मटेरियल बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेल इंटर करने वाली है किसके अंदर, इन प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और दैट मियोसिस कहलाती है गैमेटिक मियोसिस। ये जो मियोसिस हो रही है, चूंकि इसमें गैमिट बन रहा है, मेल गैमिट, तो इसको अपन कौन सी मियोसिस बोलेंगे, 3 पढ़े थे अपन ने, गैमेटिक, जाइगोटिक और स्पोरोक, ठीक है ना। तो ये कौन सी है, स्पोरिक नहीं है, ये जाइगोटिक नहीं है, ये कौन सी है, गैमेटिक। इज दिस क्लियर। हायर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स में ये देखने को मिलती है। अब अपन चल रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको अपन ने क्या कहा है, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें एक नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटिड से मोटाइल फ्यूजिफॉर्म क्या बनता है, स्पर्म बनता है, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बनने वाली है, ठीक है। पूरी प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन क्या करें, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज आवर टॉपिक नाउ द टाइम। चले, जिसमें राउंड से फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर बन रही है, स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोलियोसिस, ठीक है ना। इसी को स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस ऑल्सो कॉल्ड दिस इज। तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। क्या होगा देखिए इसमें, सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली बताता जाऊँगा आपको। ये जैसे न्यूक्लियस है, और उसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल के अंदर डिवाइडेड है। क्लियर है। कौन है ये सेल, स्पर्मेटिड सेल जो आपने बनाई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये जो न्यूक्लियस है वो एक साइड के अंदर जाएगा, सेंटर से एक साइड की ओर चला जाएगा। तो पहला जो काम होगा, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म मूव्स किधर, वन एंड, एक एंड की ओर वो क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है। दूसरा जो इसमें अगली जो घटना होगी, इस न्यूक्लियस के अंदर
जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म है वो मैक्सिमम एग्जॉस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, छोड़ करके क्रोमेटिन मटेरियल को। तो दूसरी जो घटना यहाँ पे होगी वो क्या होगी, इसका जो मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर की ओर। केवल और केवल न्यूक्लियस में डीएनए यानी कि क्रोमोजोम वाला जो मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा। न्यूक्लियस एग्जॉस्ट, ठीक है, ऑल मटेरियल, पूरा मटेरियल एग्जॉस्ट कर देगा, लिविंग किसको छोड़ते हुए, केवल डीएनए यानी कि डीएनए क्रोमोजोम मटेरियल कह दीजिए, क्रोमेटिन मटेरियल को छोड़ करके सारा सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस का अंदर का सब्सटेंस निकल रहा है तो साइज उसकी कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा बेटा, स्मॉल, और वेट भी उसका क्या हो जाएगा, कम, तो लाइट। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली जो चीज क्या होगी, इस सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, वो गोल्जी बॉडी या गोल्जी वेसिकल्स जो हैं वो इस न्यूक्लियस के ऊपर गैदर होना शुरू हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर किसकी गैदरिंग होना शुरू हो जाएगी, गोल्जी वेसिकल्स की। द गोल्जी वेसिकल्स विल गैदर्ड, कहाँ पे, इसके ऊपर, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी वेसिकल्स जो है वो क्या हो रही है, गैदर हो रही है, किसके ऊपर, ऑन द न्यूक्लियस। तो गैदरिंग ऑफ, तीसरा जो काम हो रहा है यहाँ पे, गैदरिंग ऑफ गोल्जी वेसिकल्स ऑन न्यूक्लियस। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन थिंग विच विल हैपन, अब अगली चीज क्या होगी, इनमें से कुछ जो गोल्जी वेसिकल्स है वो अंदर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स बना लेंगी। ग्रेन्यूल्स जिनको अपन बोलते हैं अपन प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। तो सम ऑफ गोल्जी वेसिकल्स क्या बनाएंगी अपने अंदर, इनसाइड देयर ग्रेन्यूल्स, एंड दोज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और ऐसी जो गोल्जी वेसिकल्स होंगी उनको अपन कहेंगे बेटा प्रो एक्रोब्लास्ट। ईमानदारी से ध्यान में रखना है, सच टाइप ऑफ द ग्रेनुलेटेड गोल्जी वेसिकल्स आर कॉल्ड प्रो एक्रोब्लास्ट। उनको अपन क्या कहेंगे, प्रो एक्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये प्रो एक्रोब्लास्ट जो है उनमें से कुछ एक्रोब्लास्ट तो डिसोल्व हो जाएंगी, जिनको अपन कहेंगे गोल्जी रेस्ट, जो क्या नहीं बना पाई है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। और जो प्रो एक्रोब्लास्ट है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगी और वो फ्यूज होकर के अगली स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिनको अपन कहेंगे एक्रोब्लास्ट, आपस में फ्यूज होकर के। व्हाट वी कॉल दैट, एक्रोब्लास्ट। ठीक है, यही एक्रोब्लास्ट जो है आगे जाकर के एक्रोसोम की फॉर्मेशन करेगा। और एक्रोसोम वो स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को, एग को भेदने में, अंडे को भेदने में मदद करती है। तो एक्रोब्लास्ट जो है वो किसके ऊपर अरेंज हो गया, अब माना जाए तो न्यूक्लियस के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी है वो क्या है, एक्रोब्लास्ट। व्हाट इज दैट, एक्रोब्लास्ट। और वो प्रो एक्रोब्लास्ट या वो गोल्जी वेसिकल्स जो ये ग्रेन्यूल्स नहीं बना पाए वो क्या कहला रहे हैं, गोल्जी रेस्ट। और वो क्या हो गए बेटा, डिसोल्व हो गए। इन एक्रोब्लास्ट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे बहुत सिंपल है। गोल्जी वेसिकल्स जो हैं वो गैदर हो रही हैं, उनमें से कुछ जो गोल्जी वेसिकल्स हैं उनके अंदर क्या बनेंगे, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। इसका मतलब जितनी भी गोल्जी वेसिकल्स हैं वो भाग नहीं दे रही हैं, जो नहीं ले रही हैं वो क्या कहलाएंगी, गोल्जी रेस्ट, बची हुई वो नष्ट हो जाएंगी। अब जो भी भाग लिया था जिन गोल्जी वेसिकल्स ने, जिनमें क्या बने थे, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, उनको अपन ने क्या कहा, प्रो एक्रोब्लास्ट। वो आपस में फ्यूज होकर के एक थैलीनुमा संरचना बनाएंगे जिसको अपन क्या कहेंगे, एक्रोब्लास्ट।
चूंकि इनमें ग्रेन्यूल्स थे तो जो बनने वाला एक्रोब्लास्ट है उसमें भी ग्रेन्यूल होंगे या नहीं होंगे, तो वो ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के, अब ध्यान से सुनिए, इस न्यूक्लियस के ऊपर अरेंज होने के कारण जो साइटोप्लाज्म है यहाँ का, वो नीचे की ओर आएगा या नहीं आएगा, तो साइटोप्लाज्म किधर धंसता हुआ चला जाएगा, नीचे की ओर। तो वी कैन से ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्रोब्लास्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म विल बी पुल्ड इन बैक साइड। तो बैक साइड ग्रो करना शुरू कर देगी या नहीं कर देगी, यूं, अरे बोलिए। तो अब इससे क्या होगा, मिडल पीस जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, उसका क्या बनना शुरू हो जाएगा, मिडल पीस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ ही क्या हुआ, ये जो सेंट्रियोल है वो भी न्यूक्लियस के नीचे आ जाएगा, यूं, दोनों सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल जो है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा कहलाएगा बेसल या डिस्टल सेंट्रियोल। और ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये बेस का काम करेगा, किसके, मिडल पीस का, आधार का काम करेगा। और इसके नीचे ये साइटोप्लाज्म सारा आ गया है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी यहां पे अरेंज हो जाएंगे स्पाइरली, स्पाइरली अरेंज्ड। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट जो होता है इसको कहते हैं निबेन कर्न। और ये जो साइटोप्लाज्म की परत बनी है इनके चारों ओर, ये कहलाती है बेटा मैनचेट, मैनचेट। ठीक है, तो अगर अपन फुली इस डायग्राम को यहां तक का देखें तो वो कैसा है, देखिए क्या हुआ है यहां पे। दिस वन इज द क्रोमेटिन मटेरियल, ये समझिए आप। इस क्रोमेटिन मटेरियल के ऊपर ये कौन आ गया, दिस वन इज एक्रोसोम या एक्रोब्लास्ट। इज दिस क्लियर। ये नीचे की ओर मैंने क्या बताया, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, स्पर्म सेल की, जो बाहर थी, याद होगा आपको। और ये कौन सा पार्ट डेवलप होने लग गया यहाँ पे, मिडल पीस। ठीक है, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है इससे 9+2 फिलामेंट की एक स्ट्रक्चर निकलती है जो लास्ट तक ग्रो करती है, उसको बोलते हैं एक्सोनीमा। क्या कहते हैं उसको, एक्सोनीमा। ठीक है, इस एक्सोनीमा के बाहर की ओर भी मिडल पार्ट के अंदर, ध्यान में रखना, नो फिलामेंट, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं इसका मतलब नो फिलामेंट। इसके ये खुद एक्सोनीमा है, वो उसका ऑर्डर क्या, कितने फिलामेंट की बनी हुई है, 9+2 प्रोटीन फिलामेंट की। और उसके ऊपर भी क्या होंगे, नो सॉलिड फिलामेंट और पाए जाएंगे इस मिडल वाले पार्ट में। यहां पे देख लीजिए, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनके बाहर की ओर भी 9 और। तो एक्सोनीमा 9+2 फिलामेंट की बनी हुई है, जिसके चारों ओर क्या है, 9 और ठोस फिलामेंट हैं। और उनके बाहर की ओर क्या है बेटा, स्पाइरली कौन अरेंज है, माइटोकॉन्ड्रिया। और पतली सी परत किसकी उपस्थित है, जो साइटोप्लाज्म ऊपर से धंस करके आया है उसकी, उसको क्या कह रहे हैं अपन, मैनचेट। ठीक है, एंड ऑफ द मिडल पीस जो होता है वहां पे एक सेंट्रियोल और मिलता है, जिसका अभी तक फंक्शन क्या है ये पता नहीं है, उसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, रिंग सेंट्रियोल। और उसके बाद का जो हिस्सा होगा वो कहलाता है टेल। और इस टेल के अंदर भी एक मेन पार्ट होता है और एक एंड पार्ट होता है, मेन पीस, और ये कहलाता है एंड पीस। मेन पीस के अंदर ये जो बाहर वाले 9 सॉलिड फिलामेंट है वो 9 न रह करके कितने रहेंगे, 2। तो एक्सोनीमा में कितने हैं, 9+2, और 2 फिलामेंट इसके बाहर की ओर हैं,
मेन पीस के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, कितने हैं, 2। और एंड पीस में केवल एक्सोनिमा होगी, उसके बाहर की ओर ठोस फिलामेंट नहीं होंगे और साइटोप्लाज्म नहीं होगा। कौन से पार्ट में, साइटोप्लाज्म बेटा यहीं तक होगा, मेन पीस ऑफ टेल तक। एंड पीस में केवल क्या होगा, एक्सोनिमा, यानी कि 9+2 फिलामेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने बेटा, 9+9+2 रिंग सेंट्रियोल तक, उसके बाद में 2+9+2 और यहाँ पे 9+2। तो ये क्या बन गई फिर नीचे की ओर टेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है वो क्यों रिक्वायर्ड है, ये ध्यान से सुने। ये स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इनकी संख्या अधिकतम होना जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी या पावर हाउस का काम करते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म के मूवमेंट में मदद करेंगे वेजिना से लेकर के कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक। याद है क्या, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये अब जो स्ट्रक्चर बनी है साइटोप्लाज्म के नीचे की ओर धंसने के कारण और डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलने के कारण, एक्सोनिमा। एक्सोनिमा एक एक्सिस है, ये मान लीजिए कितने प्रोटीन के फिलामेंट की बनी हुई, 2 सेंट्रल और 9 उसके बाहर की ओर। यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा फिलामेंट, सॉलिड फिलामेंट प्रोटीन की ओर पाए जाते हैं मिडल पीस में। मिडल पीस में दूसरी जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ए थिन लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में टेल वाला पार्ट जो है उसमें एक्सोनिमा ग्रो कर रहा है, उसके बाहर की ओर 2 फिलामेंट होंगे, ठोस सॉलिड, ठीक है। तो वहां पे अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट, जो फिलामेंट जा रहे हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, 9+2, 2+9+2। एंड लास्ट पार्ट जो होता है टेल वाला, उसमें साइटोप्लाज्म वहां तक नहीं होता है, वहां पे केवल एक्सोनिमा पाई जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कन्वर्जन हुआ है, इस कन्वर्जन को अपन क्या करें, या चेंज को क्या कह रहे हैं अपन, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये किससे हुआ है, वो राउंड स्ट्रक्चर बनने से, जिसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी, प्रोएक्रोब्लास्ट के बनने से। प्रोएक्रोब्लास्ट किससे बना था, गोल्जी वेसिकल से। वो प्रोएक्रोब्लास्ट फिर क्या बनाते हैं, एक्रोब्लास्ट, ठीक है। और उसी को अपन क्या बोल देते हैं फिर आगे जाकर के, एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम वो एंजाइम बनाता है जो एग की मेम्ब्रेन को या कवर को तोड़ सकते हैं, जिससे स्पर्म एग में घुस सकता है। आगे का मैटर है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब कुछ टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, लास्ट में एंड कर रहा हूं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन, ठीक है ना। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, तो बेटा इंपॉर्टेंट है ये। सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सर्टोली सेल है, कौन, डेवलपिंग स्पर्म। और जब ये डेवलप हो जाएंगे यूं, स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, तो ये सर्टोली सेल से अलग होकर के किस में आएंगे, याद है ना, लूमन में। तो सर्टोली सेल से स्पर्म का मुक्त होना, रिलीज होना, क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है सेमिनेशन का मतलब क्या है, सेमिनेशन। तो टेस्टिस से फिर वो कहां पे आएंगे बेटा, स्पर्म बने कहां पे, सर्टोली सेल्स से न्यूट्रिशन लेकर के कहां पे आ गए, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की लूमन में। अब लूमन से वो कहां पे आएंगे, रेटिटेस्टिस के अंदर आएंगे, और फिर वासाई फ्रेंसिया के थ्रू किस में जाएंगे, अब एपिडिडाइमस में। तो टेस्टिस से जो रिलीज है वो क्या कहलाता है, सेमिनेशन। सेमिनेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। छोटा छोटा डिफरेंस है, वो ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछा जा सकता है बेटा इजेक्यूलेशन, इजेक्यूलेशन। तो इसका मतलब होता है मेल बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना, रिलीज होना, क्या कहलाता है, इजेक्यूलेशन। तो फिर इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब है रिलीज ऑफ स्पर्म्स इन वेजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ठीक है। तो ये 4 पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगी, और इनमें एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए, और वो क्या है 4 टर्म, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजेक्यूलेशन एंड लास्ट एंड फाइनल इंसेमिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।